हमारे देश के इतिहास में अनगिनत महान विभूतियों ने जन्म लिया है, इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, भारत को, एक अखंड भारत को कायम रखने के लिए जान लगाई है। ऐसे ही महान योद्धाओं को उस हद तक सम्मान नहीं मिल पाया जितना उन्हें मिलना चाहिए था। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के असल इतिहास को तहस नहस कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि जो देश अपने इतिहास और संस्कृति के गौरव को भूल जाता है उसका पतन ही होता है। आज हम बात करेंगे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। तेजस्वी और प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को हर कोई सुनना और जानना चाहता है। बचपन में मां से ही पीड़ा सहन करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य की क्या है गाथा, आइए जानते हैं। महान चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व मगध के पाटलिपुत्र यानी आज के बिहार पटना में हुआ था। वहीं 297 ईसा पूर्व यानी 47-48 साल की उम्र में श्रवणबेलगोला कर्नाटका में उनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रधानमंत्री भी थे, के साथ मिलकर एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया और एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकीकृत करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर पूरे भारत का शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे जो यहाँ वहाँ अलग अलग शासन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के डेक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देश में भी शासन किया करते थे, लेकिन भारत का बंटवारा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। यही वजह है कि आज भारत से कई देश अलग हो चुके हैं। लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त ने अपनी लोकप्रियता और पराक्रम से बहुत दूर दूर तक राज किया था और चाणक्य के अखंड भारत के सपने को पूरा किया था। चाणक्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत इस ग्रामीण अनाथ बालक में राज तत्व की प्रतिभा तथा चिन्ह देख लिए थे। वहीं पर 1000 काशापर्ण देकर उसे उसके पालक पिता से खरीद लिया था। उस समय चंद्रगुप्त 8 या 9 वर्ष के रहे होंगे। चाणक्य, जिसे तक्षशिला नामक नगर का निवासी बताया गया है, बालक को लेकर अपने नगर लौटा और 7 या 8 वर्ष तक उस प्रख्यात विद्यापीठ में उसे शिक्षा दिलाई, जहां जातक कथाओं के अनुसार उस समय की समस्त विधाएं और कलाएं सिखाई जाती थी। वहां चाणक्य ने उसे अप्राविधिक विषयों और व्यवहारिक तथा प्राविधिक कलाओं की भी सर्वांगीण शिक्षा दिलाई। एक रोचक कहानी जो चंद्रगुप्त से जुड़ी हुई है। चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध के राजा धनानंद को हराना चाहते थे। इस कारण चंद्रगुप्त ने सीधे ही धनानंद की राजधानी पर हमला कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। चाणक्य धनानंद की सेना और किलेबंदी का ठीक से अनुमान नहीं लगा पाए और दोपहर से पहले ही धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों को बुरी तरीके से खदेड़ दिया। चंद्रगुप्त बड़ी मुश्किल से जान बचाने में सफल हो पाए थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उसके बाद मगध को चारों तरफ से धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया और एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने में सफल हुए। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा युद्धों की बात करें तो हम चंद्रगुप्त के विजय को 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात यूनानियों से मुक्ति का युद्ध, नंदों के खिलाफ राजनीतिक क्रांति, सेल्यूकस के साथ युद्ध और अन्य विजय। मुक्ति का युद्ध की बात करें तो चंद्रगुप्त के लिए यूनानियों के उत्तर पश्चिम को मुक्त कराना आसान नहीं था। अलेक्जेंडर के यूनानी सत्यप्रासन मैसेडोनियन गैरिसन के मदद से अपने नियंत्रण का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि भारतीय विरोध प्रदर्शन का एक हिस्सा उत्तर पश्चिम में काम कर रहा था, क्योंकि यह 323 ईसा पूर्व में ग्रीक सतरपास निनिकोर और फिलोपोपोस की हत्या से स्पष्ट है। सिकंदर की मृत्यु और उसके सेनापतियों के बीच संघर्ष ने भारत में यूनानियों की स्थिति को कमजोर कर दिया, जिसका फायदा चंद्रगुप्त ने पूरी तरीके से उठाया। दूसरे युद्ध की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंध पर विजय पाई। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सिंधियों को मैसेडोनियन के कब्जों से मुक्त कराया। सिंध सिकंदर के साम्राज्य का एक हिस्सा था। चंद्रगुप्त ने लोअर सिंध को अपने ऑपरेशन के आधार के रूप में इस्तेमाल किया और 321 ईसा पूर्व तक पूरे सिंध में उस पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त की नजरें पंजाब पर थीं। पंजाब की स्थिति चंद्रगुप्त के लिए अनुकूल थी। उस समय तक्षशिला का अम्भी गुमनामी में गुजर गया था। राजा पोरस की हत्या यूनानी जनरल यूडेमस ने की थी, जो भारत से भाग गया था। अम्भी की गिरावट, पोरस की हत्या और यूडेमस की उड़ान ने चंद्रगुप्त के लिए काम आसान कर दिया।
उसने झेलम तथा पूर्वी पंजाब को भी जीत लिया। तब उन्होंने पश्चिम की ओर सिंधु नदी तक मार्च किया और झेलम और सिंधु के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त की। प्लिनी की टिप्पणी से भी स्पष्ट होता है कि सिंधु यानी मगध की सीमा को पार करता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने उत्तरी पश्चिम भारत अर्थात सिंध और पूर्वी पंजाब को यूनानियों से सिंधु नदी से भगा दिया। नंदों के विरुद्ध युद्ध की बात करें, चंद्रगुप्त ने नंदा सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए विभिन्न रणनीतियों को अपनाया। जैन और बौद्ध परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मगध के केंद्र पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरीके से असफल रहा। नंदों पर विजय के संदर्भ में एक कहानी बड़ी दिलचस्प है। चंद्रगुप्त ने एक बूढ़ी महिला की झोपड़ी में खुद को छुपा लिया। उसने उसी बूढ़ी महिला को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना, जिसने बीच से ही खिचड़ी खाने के लिए अपनी उंगलियों को जलाया था, न कि एक तरफ से। चंद्रगुप्त ने इसे एक सबक के रूप में लिया और फ्रंटियर के दूसरे हमले की शुरुआत की। उसने पाटलिपुत्र को घेर लिया और धनानंद को मार डाला। जैन लेखक हेमाचंद्र के अनुसार धनानंद को नहीं मारा गया था, लेकिन राजधानी छोड़ने की अनुमति दे दी गई थी। पंजाब, सिंध और मगध की अपनी विजय के द्वारा चंद्रगुप्त ने खुद को पूरे हिंद गंगा के मैदानों और उससे परे यहाँ तक कि वह हिंद कुश का मालिक भी बन गया। एक और अन्य युद्ध की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर के साथ भी चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया। चंद्रगुप्त की विजय केवल भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी, उसने भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के जनरलों में से एक, अपने गुरु की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया का मास्टर बन गया। सीरिया से अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य को पुनर्गठित करने के बाद वह 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के विजय के भारतीय भागों को फिर से जोड़ने के लिए आगे बढ़ा। एप्लियस ने वर्णन किया है कि सेल्यूकस ने सिंधु पार की और चंद्रगुप्त के साथ युद्ध छेड़ा। हालांकि कुछ शास्त्रीय लेखक चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष का कोई विवरण नहीं देते हैं। वे बस चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संपन्न हुई संधि के शर्तों का उल्लेख करते हैं। इस युद्ध में सेल्यूकस को बुरी तरीके से पराजित किया गया और काबुल, कंधार और हेरात में अपनी राजधानी के साथ चंद्रगुप्त परोपनिषदई अर्चोसिया और आर्या को सौंप दिया गया। उसने गडरोसिया यानी बलूचिस्तान या कम से कम चंद्रगुप्त को उसका एक हिस्सा भी सौंप दिया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में प्रमुख है, जो समृद्ध भारतीय ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है और हमारा काम है इस समृद्ध इतिहास को संजोए रखना।